राज्य व्यवस्था होता क्या है? किसी भी राज्य या देश का कानून जिस व्यवस्था पर चलाया जाता है उसे राज्य व्यवस्था कहते हैं। राज्य व्यवस्था से ही मालूम चल रहा है कि जो कानून, नियम या प्रथा जो भी होते हैं, लिखित या मौखिक दस्तावेज होते हैं, उनसे जिनसे उनका कानून प्रक्रिया पूरी चलती है, वो क्या होता है? राज्य व्यवस्था। यानी सभी राजनैतिक कार्य क्या होते हैं? राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए राज्य व्यवस्था में हम पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहला जो पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, संवैधानिक प्रावधान। संविधान को सबसे पहले पढ़ेंगे क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश के कानून को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट दस्तावेज होता है वो होता है उस देश का संविधान। संविधान देखिए, संविधान के बाद हम क्या पढ़ेंगे? एक्ट एंड बिल्स। एक्ट, अधिनियम और जो बिल पेश किए जाते हैं संसद में वो सभी हम पढ़ेंगे जो करंटली न्यूज में अभी आते रहे हैं। जुडिशियल, उसके बाद क्या है? जुडिशियल वर्डिक्ट। जुडिशियल वर्डिक्ट में क्या होता है? देखिए कि जब कोई भी कानून बना है उसको लागू करवाने के लिए, कि उसका उल्लंघन हो रहा है या उसका लागू हो रहा है, उसका निश्चय करने के लिए एक न्यायालय की स्थापना की जाती है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक एक टॉपिक लेकर चलेंगे लेकिन पूरा समझाएंगे। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में क्या होता है, तो सबसे पहले देख लीजिए संविधान क्या होता है। तो संविधान किसी भी देश का लिखित या मौखिक में जो भी नियम बनाए जाते हैं, लिखित दस्तावेज, अधिकतर लिखित दस्तावेज ही होता है। संविधान जो नियम होते हैं जिनसे उस देश का समस्त शासन व्यवस्था और नागरिकों के बीच जो संबंध स्थापित होते हैं और नागरिकों की भलाई के लिए होते हैं, वे क्या होते हैं? मूल संविधान होते हैं। वही वो दस्तावेज संविधान कहलाते हैं। और संविधान उस देश का मूल कानून होता है। इसी के आधार पर जो भी एक्ट या बिल होते हैं, जो भी जुडिशियल वर्डिक्ट होते हैं, सभी उसी संविधान के ही आधार पर चलते हैं। तो देखिए संविधान किस किस के लिए होता है? संविधान, सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। संविधान में तीन तीन चीजें होंगी: विधायिका, विधायिका, तीसरी कार्यपालिका और अगली है न्यायपालिका। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्योंकि देखिए संविधान जब बनेगा तो सबसे पहले कोई भी एक्ट या बिल कहाँ पे पेश किया जाएगा? विधायिका में। विधायिका में कौन कौन से होते हैं? संसद होगी, देखिए संसद होगी, संसद या राज्य से जब देश में होगा संसद, और राज्य की जब बात करेंगे तो वहां पे विधान सभा या विधान परिषद। विधान परिषद जिनमें है उनमें विधान परिषद होगा, और जिनमें वो है जहां पे विधान परिषद है वहां पर विधान परिषद होगा, नहीं तो सभी राज्यों में विधानसभा है ही। संसद में देखिए, संसद में दो होंगी, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा ये सभी क्या होंगी? विधायिका में जो भी नियम या कानून बनाए जाते हैं, जो भी एक्ट, अधिनियम वगैरह बनाए जाते हैं, वो किससे बनाए जाते हैं? विधायिका के अंतर्गत, संसद। ठीक, और उनको लागू कौन करवाता है? उसको नागरिकों के बीच जो है उनके बीच की उसका जो नियम बने हैं उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा, वो कौन देखता है? न्यायालय। तो इसके तहत न्यायालय की स्थापना की जाती है। तो इससे हम समझ ले पॉलिटी। अब सबसे पहले देख लेते हैं संविधान। तो संविधान को शुरू से, क्योंकि पहले जब राजा महाराजा हुआ करते थे, जब कोई एक राजशाही सत्ता थी, तब संविधान का कोई वही नहीं था। केवल उस समय क्या होता था, तो जो भी प्रथाएं चल रही थी उसी के हिसाब से शासन चलता था। कोई लिखित दस्तावेज नहीं था कि हाँ ये इतना होगा, जो भी राजा आता वो बदल देता था। ठीक, तो उसके लिए जो पहले से था, प्राचीन भारत से ही केवल नियम बने हैं। नियम बने उसमें जैसे मनुस्मृति वगैरह देख लीजिए, हिंदू में जो पहले से लागू हुए थे वो हिंदुओं पर नियम बनाए गए थे, उसी के हिसाब से सभी राजा अपना राज्यपाट चला रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? मुस्लिम आए, मुस्लिम लोगों ने भी अपना एक कानून बना, उसके हिसाब से चला रहे थे। जो हमारा संविधान है, जो आज का संविधान है,
उसके संवैधानिक इतिहास की बात करते हैं तो इसका संवैधानिक इतिहास, जब अंग्रेज आए, विदेशी यूरोपीय कंपनियां आई, फिर उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा उन्होंने फूट डालो राज करो, एक साथ दो राज्यों को लड़ाया और उसमें से एक का साथ दिया और उसकी सहानुभूति ले ली, फिर उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। इससे क्या हुआ कि उनका जो प्रभुत्वता बढ़ता गया। उन्होंने इसी तरह प्रत्येक राज्य को लड़ाते हुए समस्त भारत पर अधिकार कर लिया। तो देखिए, हम शुरू से जो संविधान का विकास हुआ उसका सबसे पहला क्या था कि प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद, प्लासी का 1757 और बक्सर का 1764 ईस्वी में युद्ध हुआ। फिर उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ 1773 ईस्वी में। फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट आए। चार्टर एक्ट में चार्टर एक्ट आए 1793, 1813, 1833 और 1853। फिर उसके बाद आए भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम में पूरे पढ़ेंगे 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। देन उसके बाद जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, जो अंग्रेज छोड़कर चले गए देश, जो उनका सालों का था ही नहीं, तो वो यहाँ पे रहेंगे कैसे। तो भारत का संविधान इसी तरह से पूरा उसका जो एक एक अधिनियम पारित हुए, उनमें क्या प्रोविजंस हुए, क्या प्रावधान थे उनके, क्या विशेषताएं थी उनकी, और उन अधिनियमों की क्या कमियां थी, इन सभी को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरा देखना। आज का जो होगा, अभी केवल देखिए, जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश में केवल दो हुए। एक था क्या, कंपनी का शासन, एक कंपनी का शासन, और दूसरा पार्ट क्या था, क्राउन का शासन, जो जिसमें ब्रिटिश सरकार ने डायरेक्ट शासन किया। तो हम जो संविधान का इतिहास है उसमें हम पढ़ेंगे, संवैधानिक इतिहास में दो चीजें पढ़ेंगे, ब्रिटिश राज अलग पढ़ेंगे, ब्रिटिश राज अलग पढ़ेंगे, यानी ब्रिटिश राज, और इसे ताज का शासन भी कहते हैं, क्राउन, ठीक, क्योंकि यह वहां से डायरेक्ट चलाया जाता था। और पहला जो कंपनी है, कंपनी का शासन, देखिए कंपनी का शासन 1773, शुरू से ही पढ़ेंगे, 1600 में जो उस कंपनी की स्थापना हुई लंदन में, तब से लेकर अब तक के जो कितना 1853 तक, 1853 तक, ये 1853 में इसका लास्ट हुआ 1857 तक। तो ये तो कंपनी का शासन कब तक था, कंपनी का शासन 1773 से पढ़ेंगे 1857 तक। फिर 1858 से क्राउन का शासन आता है, 1858 से 1947 तक, 1947 तक ये ब्रिटिश राज आएगा। तो चलिए हम एक एक करके शुरू से, कैसे विदेशी कंपनियां भारत में आई, व्यापार करने के लिए आई, कैसे आई, फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पर कैसे शासन करना प्रारंभ किया, इस सभी को पूरा डिस्कस करते हैं। यूरोपीय भारत आए, किस तरह से आए, क्यों आए, सबके लिए। तो देखिए, जो यूरोपियों से व्यापार था, वो व्यापार प्राचीन काल से ही था, प्राचीन काल से ही, मेसोपोटामिया जैसे सभ्यता थी तब से ही व्यापार चालू था। लेकिन जो संविधान ज्ञात है अभी, जो भी कारण ज्ञात है, उन सब का हम धीरे धीरे एक एक करके सभी से का बात करेंगे। तो देखिए, जब प्राचीन व्यापार था उसके लिए 3 मार्ग थे। जो उत्तरी, सबसे उत्तर में मार्ग था, जो अफगानिस्तान से और मध्य एशिया से होता हुआ कैस्पियन सागर से, फिर काला सागर से, फिर यूरोप चला जाता था। जो मध्यम मार्ग था वो फारस की खाड़ी से होता हुआ, फारस जो ईरान आजकल का है, सीरिया से लेवांत जो कि भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। कहां पर है, भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। वहां से यूरोपियों के साथ व्यापार होता। जो सबसे दक्षिणी मार्ग था, ये प्रमुखतः जल मार्ग था, जो अरब सागर से मिश्र होता हो, सिकंदरिया भी कहाँ है, भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। इससे भी यूरोपीय का व्यापार होता था। तो देखिए, जो मेन उनका व्यापार था वो 3 मार्गों से होता था। अफगानिस्तान, मध्य एशिया और कैस्पियन सागर से होता हुआ जो पहला रूट था वो
ये था। दूसरा जो मध्यम मार्ग था, जो बीच में मार्ग था, वो फारस, सीरिया और लेवांत तक जाता था। और तीसरा जो सबसे दक्षिणी मार्ग था, जो प्रमुखतः जल मार्ग था, वो अरब सागर से मिस्र से फिर सिकंदरिया तक जाता था, जो भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। तो इससे व्यापार अच्छे से चल रहा था। तो 15वीं सदी में 1453 ईस्वी में सबसे जो इसमें जो नया वो हुआ, जो नया बदलाव हुआ, वो क्या था कि 1453 ईस्वी में किस्तुनतुनिया पर अरबों का अधिकार हो गया। अरब के लोगों ने किस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया और कहा, यूरोपियों से कहा कि अब हम तुमसे इस रास्ते से व्यापार करने के लिए आने जाने रास्ता नहीं दे रहे थे। तो और जो दूसरी जो मेन पॉइंट है, वो 1516-17 ईस्वी में मिस्र पर भी अरबों ने अधिकार कर लिया। अब किस्तुनतुनिया पर तो अधिकार किया था, जो वहां पर मेन था काला सागर से किस्तुनतुनिया जाकर, मतलब जो व्यापारिक केंद्र था वो किस्तुनतुनिया था। जो मिस्र का मार्ग था वो भी बंद कर दिया, जो मिस्र का मार्ग था वो भी बंद कर दिया। फिर उसके बाद 15वीं शताब्दी में जो और एक इंपॉर्टेंट बदलाव हुआ, वो क्या हुआ कि पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी यूरोप का जो क्षेत्र है, वहां पर क्या हुआ कि ऑटोमन साम्राज्य के स्थापना हुई, जिससे उन लोगों ने भी कहा कि हम आपको इस रास्ते से व्यापार करने के लिए आने जाने का रास्ता नहीं देंगे। तो इसके लिए यूरोपीय लोगों ने क्या किया कि जो जल मार्ग था उसके तहत कि अब भारत से व्यापार कैसे किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने जल मार्ग की खोज की। तो देखिए, जल मार्ग के लिए सबसे पहला जो कारण था, जो यूरोपीय भारत है उसके लिए पुनर्जागरण था, क्योंकि वहां पे पुनर्जागरण का 14वीं-15वीं शताब्दी में हुआ था। तो पुनर्जागरण एक कारण था, ईसाई धर्म का प्रचार भी था, लेकिन उनका मेन कारण क्या था, जो ये व्यापारिक मार्ग थे सभी बंद हो गए। तो व्यापारिक मार्ग का जो उनका व्यवसायिक था, उसका मेन कारण था कि भारत के साथ व्यापार कैसे किया जाए। तो इसलिए उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की। तो देखिए, समुद्री मार्ग में सबसे पहले हम देख लेते हैं कितने नाविक थे जो इंपॉर्टेंट थे, जिन्होंने ये जो समुद्री मार्ग की खोज थी उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। पुर्तगालियों में सबसे पहले पुर्तगालियों ने जो है बहुत अच्छा सा योगदान दिया। पुर्तगालियों का ही प्रमुख नाविक थे। देखिए, सबसे पहले क्या था कि 1494 में, शायद 1494 ईस्वी में कोलंबस पुर्तगाल से निकला, जो स्पेन का ये था। कोलंबस यूरोप से निकला और ये नई दुनिया की खोज में चला गया अमेरिका, और नई दुनिया की खोज की। अमेरिका पहुंच गया और एक नई दुनिया खोज की। कोलंबस निकला भारत के लिए था, लेकिन पहुंच कहां गया? अमेरिका, नई दुनिया की खोज में। और दूसरा जो हेनरी था, हेनरी का नाम, जो नौका चालक की बात कर रहे हैं, तो हेनरी भी इंपॉर्टेंट है। हेनरी क्या था? एक पुर्तगाल का राजा था, जो नाविकों की शिक्षा के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रावधान किए और उनको प्रोत्साहित किया कि और शिक्षा देता था। और जो दूसरा था बार्थोलोम्यू डायज, बार्थोलोम्यू डायज, इसने ही क्या है कि समुद्री मार्ग की खोज के लिए एक आशा की किरण दिखाई। देखिए, सबसे पहले इसने क्या किया, ये भी निकला भारत की खोज के लिए, और पहुंच कहां गया? पहुंचा जो दक्षिण अफ्रीका है उसके सबसे नीचे वाले हिस्से में, और ये समझा कि पहुंच गए हम भारत। लेकिन ये पहुंचा कहां था? दक्षिण अमेरिका में। तो इसको एहसास हुआ कि नहीं, अब यहां से आगे जाने पर भारत मिल जाएगा। तो इसका जो जहां पे पहुंचा उसको क्या नाम दिया? केप ऑफ गुड होप। जिस स्थान पर पहुंचा, और आज भी उस स्थान का यही नाम है, केप ऑफ गुड होप, उत्तम आशा अंतरिक्ष। एक खाड़ी पर पहुंच गया वहां पर, और उसका नाम लग दिया कि उत्तम आशा। ये कौन किया? बार्थोलोम्यू डायस। और बरसात के कारण काफी जो समुद्री तूफान हो, तो इसके कारण ये वहां से लौट आया, और केप ऑफ गुड से वहां से लौट आया। अब क्या हुआ कि यूरोपियों को आने के लिए आसान हो गया कि हाँ, केप ऑफ गुड के रास्ते से जाएंगे तो
वहां से हम पहुंच सकते हैं। तो फिर 1498 ईस्वी में, अब इसको ऊपर वाला भी, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा, नाम तो सुना ही होगा, इसने क्या किया कि वहां से निकला और 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट पहुंचा। कहां पहुंचा? भारत में कालीकट पहुंचा और वहां के स्थानीय राजा ने इसका स्वागत किया और इस तरह से यूरोपीय का जो नया मार्ग था वो जल मार्ग की खोज वास्को डी गामा, किसने? वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, इन्होंने खोज किया और व्यापार यहीं से प्रारंभ हुआ, इन्हीं का मेन था। और इससे अब क्या हुआ कि भारत आने लगे। तो देखिए भारत जो आए, समुद्री मार्ग की खोज हो गई 1498 ईस्वी में, वास्को डी गामा ने यहां तक पहुंच गया कि भारत चलो अब हमें नए मार्ग हो गया। तो अब वहां से व्यापार के लिए नया रास्ता मिल गया। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, नया मार्ग खुल गया। अब देखिए भारत में कौन कौन सी कंपनी आई। ये कहाँ का था? पुर्तगाल का था। कहाँ का था? पुर्तगाल का था। पुर्तगाल से अब यहां से जो पहले आए वो कौन से आए? पुर्तगाल, पुर्तगाल आए, डच आए, फ्रांसीसी आए जो फ्रांस के थे, और फिर ब्रिटिश आए। जो प्रमुख कंपनियां थी, जो प्रमुख देश के नागरिक थे, वो कितने थे? 4 लोग आए। और इनके बीच अब क्या था कि क्योंकि सभी आगे बढ़ना चाहते थे और ये चारों आपस में बढ़ने नहीं देना चाहते थे, तो इसके लिए क्या हुआ कि इन चारों के बीच वर्चस्व की जंग शुरू हुई और जो जीता वही समझो कि भारत में व्यापार करेगा। वर्चस्व की जंग हुई और जिसमें से अधिकतर में ब्रिटिश, जो ये लोग थे काफी अच्छे बुद्धिमान हमें कहेंगे इनको, क्योंकि इनके पास बुद्धि इतनी ज्यादा थी कि ये क्या हुआ कि भारतीय राजाओं को आपस में लड़वाया और उन्हें जो 2 राज्य लड़ते थे उनमें से एक का साथ देता था और उनकी सहानुभूति लेकर उनके जो राजनीतिक मामले थे आंतरिक हस्तक्षेप करने लगे और इसी तरह से संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। तो ब्रिटिश आए, व्यापार अच्छे से चालू हो गया। तो जो पहला जो अंग्रेज था, जिसको हम पहला अंग्रेज मानते हैं, वो कौन सा था? थॉमस स्टीफन। थॉमस स्टीफन, थॉमस स्टीफन। ये पी रॉबर्ट्स के अनुसार ये पहला अंग्रेज था जो भारत की भूमि पर बैठा, क्योंकि यह भारत की भूमि पर निवास किया, काफी दिन तक निवासी पर। गोवा में जेसुइट कॉलेज है, जेसुइट कॉलेज का ये क्या था? रेक्टर था, कॉलेज का रेक्टर था, यानी प्राध्यक्ष था। पहला अंग्रेज जो भारत की धरती पर बसने का सौभाग्य प्राप्त किया वो कौन सा था? थॉमस स्टीफन। इसे किसने, ये कहां से हमने उठाया है इसको? पी रॉबर्ट्स ने या अपनी पुस्तक लिखी थी, वहां से पी रॉबर्ट्स ने कहा है, पी रॉबर्ट्स ने कहा कि स्टीफन जो था, थॉमस स्टीफन, वो पहला अंग्रेज था जो भारत की धरती पर बसा। और देखिए जो पुर्तगाली एकाधिकार को सबसे पहले भंग किसने किया? पुर्तगाली एकाधिकार को सर्वप्रथम एडवर्ड फेंटन, एडवर्ड फेंटन ने सबसे पहले पुर्तगाली वर्चस्व को समाप्त किया। कब किया? 1582 ईस्वी में। कब? 1582 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि पुर्तगाली एकाधिकार को भंग कर दिया और इस व्यापार का जो इनका ब्रिटिश का था वो अच्छे से चालू हो गया। और यहीं से फिर उसके बाद जब व्यापार अच्छे से होने लगा तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में
100 व्यापारियों ने, कितने 100 व्यापारियों ने यूरोप वहां ब्रिटिश के लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को 100 व्यापारियों द्वारा लंदन में हुआ। ठीक, और एलिजाबेथ प्रथम ने, वहां की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों के लिए व्यापार का एकाधिकार दे दिया कि जाओ आप 15 साल तक व्यापार कर सकते हो। और कंपनी जब यहाँ पे आई तो इसके द्वारा कुछ प्रमुख व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए। तो 4 हम व्यापारिक केंद्र स्थापित किए जो प्रमुख थे। सूरत में, जो कि 1613 ईस्वी में, मद्रास में 1639 ईस्वी में, बॉम्बे जो आज का मुंबई है वो 1668 ईस्वी में, कलकत्ता 1690 ईस्वी में। देखिए ये जो व्यापारिक केंद्र है, प्रमुख व्यापारिक केंद्र हैं, इनको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक भी बनाई है। तो ट्रिक क्या है? सुरमा व काला, ये है बिहारी भाषा, सुरमा व काला, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक्स है। इसको हम सीरियल से याद कर सकते हैं। सुर से क्या हो जाएगा? सुर से सूरत, मा से मद्रास, बा से बंगाल, सॉरी बा से बॉम्बे, बा से बॉम्बे और काला से कलकत्ता। तो देखिए जो व्यापारिक केंद्र थे, जो व्यापारिक केंद्र ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके द्वारा जो स्थापित केंद्र थे, उनको सूरत, मद्रास और बॉम्बे, जो सीरियल से हमने इसको याद करने के शॉर्ट ट्रिक्स का सुरमा बा काला। सुर से सूरत, मा से मद्रास, बा से बॉम्बे और काला से कलकत्ता। सूरत में 1613, मद्रास में 1639, बॉम्बे में 1668 और कलकत्ता में 1690 ईस्वी में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। कि व्यापार चल रहा था आसानी से। और प्लासी का युद्ध, जहां से भारत जो ब्रिटिश था उसका जो नींव मजबूत हुई, वो कहां से चालू हुई? प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध से। प्लासी का युद्ध सर्वप्रथम 1757 ईस्वी में लड़ा गया। और वो प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें से रॉबर्ट क्लाइव विजयी हुआ। अधिकतर कुछ विद्वान इसको मानते हैं केवल यह एक सैनिक झड़प थी, कोई युद्ध नहीं था। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध 1764, और यहीं से ब्रिटिश शासन की नींव मजबूत हो गई। 1764 ईस्वी में वहां जो सेना का मेजर था हेक्टर मुनरो, उसके और बंगाल, अवध और मुगल की संयुक्त सेना के बीच हुआ। बंगाल, अवध और मुगल की संयुक्त सेना। मुगल में उस समय कौन था? शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय उस समय मुगल शासक था। अवध से सुजाउद्दौला थे, अवध से सुजाउद्दौला, और बंगाल से कौन था? मीर कासिम। बंगाल से मीर कासिम, अवध से सुजाउद्दौला। जो मुगल का था, मुगल की सेना थी, उसका जो अंपायर था, मतलब जो शासक था, वो कौन था? शाह आलम द्वितीय। इस तरह से जब हेक्टर मुनरो की विजय हो गई, और ये युद्ध हारे इसलिए थे क्योंकि वहां पे कुछ विश्वासघात हो गए थे, इसकी वजह से वो हार गए युद्ध। तो यहां से क्या हुआ कि जो ब्रिटिश शासन थे उसका नींव मजबूत हो गई, और इससे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी और राजस्व मामले, जो राजस्व के मामले थे वो कंपनी के हाथों में आ गए।